Now let us see section 4, abuse of dominant position. तो dominant position का मतलब क्या होता है? A person who is able to control the other person will be called as dominant position. जैसे घर में dominant position किसके पास होती है? वाइफ के पास. तो let's see. पहले तो डिफाइन किया है कि what is dominant position? It means a position of, डबल प्रिंट हुआ काट दो आप, strength, position of strength enjoyed by an enterprise in the relevant market. तो relevant market कौन सा है? हमने देखा there are two markets, या तो geographical market या फिर product market. In India, of course, we are concerned with India, which enables it to operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market or affect its competitors or consumers of the relevant market in its favor. यानी दो तरह के स्ट्रेंथ है उसके पास. स्ट्रेंथ है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ से वो क्या कर रहा है कि ही इज एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन द मार्केट. यानी जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है उसको कोई असर नहीं करते, वो इतने टॉप पे है कि कंपटीशन उसको असर नहीं कर रहा. एक पॉइंट. दूसरा ये कि अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा कि इट इज एबल टू अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स. उसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है, या कंज्यूमर्स को ऑफ द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक जमाने में था, अभी तो बहुत सारे आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेकिन एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट वॉज इन अ डोमिनेंट पोजिशन बिकॉज इट वॉज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर मार्केट. और इतने पोजीशन में था कि बाकी कॉम्पिटिटर्स उसको कोई फर्क नहीं करते थे, कोई असर ही नहीं करते थे, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता था उससे. तो उसको कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन, राइट. अब इसका अब्यूज कैसे करोगे तो वो देखते हैं. ऐसा थोड़ी है कि डोमिनेंट पोजीशन वाला आदमी हमेशा अब्यूज करेगा. नो, ही मे एक्ट फेयरली और ही मे अब्यूज हिज पोजीशन. तो देखो अपन बात करते हैं. तो वहां लिखा है कि एंटरप्राइज और ग्रुप शैल नॉट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन. वो अब्यूज नहीं करना चाहिए. एग्रीमेंट बाय एंटरप्राइज और ग्रुप अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इज प्रोहिबिटेड. नाउ एन एंटरप्राइज और ग्रुप इज सेड टू हैव अब्यूज्ड. अब्यूज कब होता है तो वो देखो, सेड टू हैव अब्यूज्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इफ इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली imposes unfair conditions or price. unfair condition और price. मान लो कि एक जमाना आने वाला है कि फारूक सर विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन. एग्जांपल है, आई डोंट हैव एनी ईगोज, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन यानी कि 90% ऑफ सीए फाइनल स्टूडेंट्स DTIDT लॉ फारूक सर से पढ़ने लगे हैं, तो ही विल बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन. तो बाकी जो कंपटीशन है वो इतना ब्लीक होगा और एक एक एरिया में अपने छोटे मोटे क्लास चालू करके कुछ लोग बैठे होंगे कि उनसे फारूक सर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. सो देन व्हाट फारूक सर कैन डू इज ही कैन अब्यूज दिस पोजीशन बाय इंक्रीजिंग द प्राइस. क्योंकि उनको मालूम है कि बाकी कोई टीचर तो है ही नहीं टैक्स और लॉ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो फिर वो अपने प्राइस को एग्जॉर्बिटेंटली इंक्रीज कर देंगे. 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का एक DVD, तो उसको कहेंगे अब्यूज. अनफेयर कंडीशन और प्राइस. अच्छा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो ठीक है, लेकिन अनफेयर यानी कि एग्जॉर्बिटेंटली अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसको अनफेयर कहा जाएगा. प्रीडेटरी प्राइसिंग उल्टा केस है. प्रीडेटरी प्राइसिंग. प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था ना, मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं इसको, मार्केट पेनिट्रेशन. तो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए क्या करूंगा कि नाउ इफ आई नो दैट आई हैव गॉट कंट्रोल ओवर द मेजर मार्केट्स, जो मेजर सिटीज है उसके मार्केट मेरे कंट्रोल में आ गए. अब मुझे लेवल बी, लेवल 3, 2 टायर 3 टायर सिटीज में एंटर करना है. छोटे छोटे जो सिटीज है वहां पे लोकल पढ़ाने वाले हैं, कोई 6,000 में, कोई 8,000 में, कोई 10,000 में पढ़ा रहा है. तो मैं क्या करूंगा कि वहां पर जाकर के DVD लॉन्च कर दूंगा या हमारे फ्रेंचाइजी सेटअप कर दूंगा और
₹2000 में पढ़ाऊंगा, इनॉग्रल ऑफर 2000, 1000, तो उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि वहां का जो लोकल कंपटीशन है वो खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज दोज स्मॉल गाइज विल नॉट बी एबल टू टीच एट 2000 and 3000 रुपीज। मैं तो लॉस में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे मेजर सिटी से बहुत प्रॉफिट है, तो आई कैन सस्टेन द लॉस फ्रॉम 3 टायर सिटीज एंड 2 टायर सिटीज। तो मैं पढ़ाऊंगा एक बैच 2 बैच ऐसे कम प्राइस में, 2,000 रुपए में पढ़ाऊंगा। तो वो जो कॉम्पिटिटर्स है वो सब बंद हो जाएंगे क्योंकि उनका रेंट ही नहीं निकलता 2,000 रुपए में, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर पाएंगे बेचारे, तो सब आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। जब सबको खत्म कर दूंगा तब फिर वहां प्राइस बढ़ा करके 10,000 कर दूंगा और फिर प्रॉफिट कमाऊंगा। तो उसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो उसको भी क्या मानेंगे? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ऐसे में कुछ करने वाला नहीं हुआ, ये सिर्फ एग्जांपल्स है। देन लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और मार्केट। प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दूंगा, तो प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दूंगा गुड्स के केस में, तो डिमांड तो बढ़ता रहता है, प्रोडक्शन पे लिमिट, और मैं ही डोमिनेंट पोजीशन में हूं, मेरे अलावा कोई मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, है ना। सीमेंट का मैन्युफैक्चरर हूं और अकेला ही हूं, 90% मार्केट मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग गुड्स, या प्रोडक्शन को कम करते जाऊंगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो मैं कम बेच करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा। ज्यादा बेच करके कम प्रॉफिट क्यों कमाना, कम बेच करके ज्यादा प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, लिमिट करना, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस और मार्केट। टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था पिछले लेक्चर में, है ना। साइंटिफिक डेवलपमेंट पे अपन रोक लगा देंगे क्योंकि उसमें बहुत खर्चा होता है ना, और वो खर्चा रिकवर नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल्स का एग्जाम्पल, इतना डेवलपमेंट है कि एक मोबाइल लॉन्च करो तो दूसरा मोबाइल आके खड़ा हो जाता है, या हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से अच्छा निकाल देता है। तो अगर अपन डोमिनेंट पोजीशन में, तो अपन क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, एक ही चीज बनाकर बेचते रहेंगे जब तक पूरा प्राइस या पूरा प्रॉफिट ना निकाल ले, फिर नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे, तो वो भी गलत है। देन क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री यानी कि हमने ऐसे स्कीम बनाए हैं कि हम नए लोगों को एंटर होने ही नहीं देना चाहते, वो होंगे ही नहीं एंटर। हम इतने डोमिनेंट पोजीशन में कि हम कंट्रोल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, अभी तो देखो सॉफ्ट ड्रिंक में 2 मेन कॉम्पिटिटर्स है, कोका कोला एंड पेप्सी, है ना। लेकिन मान लो कि अगर सिर्फ एक ही होता, 2 ना होके एक ही बड़ा प्लेयर होता, कोका कोला ओनली, और पेप्सी समझ लो होता ही नहीं या बहुत लो लेवल पे होता, तो फिर वो एंट्री रोक सकता था ना। कैसे? कि जितने भी दुकानें हैं जहां ये बिकता है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ठेले हैं जहां पे बिकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उन सब पे कंट्रोल करता और कहता है कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट मत बेचना, नहीं तो मैं आपको मेरा प्रोडक्ट नहीं दूंगा। तो एक ठेला वाला है, वो लोकल सप्लायर का कुछ बेचना चालू किया, कोल्ड ड्रिंक जलजीरा, तो कोका कोला कंपनी उसको बैन लगा देगा कि हम तुमको हमारे प्रोडक्ट देंगे ही नहीं। तो बेचारा कहेंगे नहीं नहीं यार, जलजीरा को मार गोली, कोका कोला बेच। तो हम नए कॉम्पिटिटर्स को एंटर ही नहीं होने देंगे, ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर देंगे। देन डिनाइंग मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस को डिनाई करेंगे। ये देखो अभी इसमें लेटेस्ट एक फंडा हुआ है पिछले कुछ महीनों पहले, अगर आपने देखा होगा कि इंटरनेट जो है, ई बिजनेस जो है आजकल वो ओपन है ना। अब मेरा एग्जांपल अगर लूं, फारूक हक फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस लाइक नागपुर, ही वुड ऑफ नॉट रीच दिल्ली एंड मुंबई एंड सो मेनी स्टूडेंट्स जो आज हमारे डीवीडीज खरीद रहे हैं अक्रॉस इंडिया। देयर इज अ ह्यूज सेल एंड पीपल आर लाइकिंग द डीवीडीज एंड द लेक्चर्स। लेकिन अगर ई नहीं होता, अगर ये डीवीडी पैटर्न नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं होता, तो हम खड़े नहीं हो पाते। आई वुड हैव स्टेड इन अ स्मॉल प्लेस, है ना, एट अ स्मॉल टाउन। तो इंटरनेट इज गिविंग ह्यूज बेनिफिट्स टू ऑल प्लेयर्स। इसमें मार्केट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, तो इसलिए ई बिजनेस को मार्केट न्यूट्रल कहते हैं। एवरीवन इज अवेलेबल ऑनलाइन, आपको हर टीचर का लेक्चर देखने मिलेगा। आप यूट्यूब पे यहाँ सर्च करो, देखो, जिसको पसंद करते हो उसका लेक्चर खरीदो। ऐसा हो गया ना। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो दिल्ली के जो टीचर्स है वहीं आपको ज्वाइन करना है। अभी क्या है कि आप कोई भी टीचर की क्लास ले सकते हैं अक्रॉस इंडिया से, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाना आपको जमता है, आप ले सकते हैं। तो रिसेंटली पिछले 2 महीने 3 महीने हो गए अभी, एयरटेल ने एक वो लॉन्च किया था, ग्रुप ऑफ साइट्स, कि एयरटेल का अगर आप सिम कार्ड खरीदोगे
तो उसमें फ्री इंटरनेट यूज मिलेगा आपको, फ्री डेटा सर्विसेज फॉर फ्यू साइट्स, उसमें कुछ साइट्स ही मिलेंगे आपको, 8-10 साइट्स वो देंगे फ्री, लाइक Amazon एंड ऑल दीज। तो इसमें बहुत हंगामा हुआ था, पूरे इंडिया में आंदोलन हुए एंड पीपल अपोज दिस पॉलिसी। किस बात पे अपोजिशन था कि इससे क्या होगा कि लोगों को जो बाकी साइट्स अगर देखना है और वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदने हैं तो उनको डेटा चार्ज लगेगा, सो पीपल माइट नॉट गो देयर। तो इससे क्या होगा कि मार्केट एक्सेस जो है वो डिनाई हो जाता है, बाकी प्लेयर्स को, जो न्यू एंट्रेंस है जो आपके ग्रुप में नहीं है, तो उनको मार्केट एक्सेस ही नहीं मिलेगा ना, तो ये गलत बात। तो वहां फिर उन्होंने उसको डिसबैंड किया कि ठीक है हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन धीरे से लाने वाले हो, कुछ साल में आएंगे ही चीज। फेसबुक ने भी लाने की कोशिश की थी। तो ये हो जाता है डिनाइंग ऑफ मार्केट एक्सेस। क्या आप डोमिनेंट पोजीशन में हो तो आप पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, अब बाकी लोगों को एक्सेस डिनाई कर दूंगे कि वो एंटर ही नहीं हो पाएंगे मार्केट के अंदर। अब एंटर ही नहीं होंगे तो कंपटीशन कैसे होगा? सो यू कैन राइट दैट एग्जांपल, इंटरनेट फ्रीडम। देन अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस, यानी ट्रांजैक्शन सेम है लेकिन कंडीशंस बदल देंगे, एसोसिएशंस वगैरह बनाकर हम ऐसा करेंगे कि नए एंट्रेंस को आने ही नहीं देंगे, और अगर आ भी गए तो उनके ऊपर हार्श कंडीशंस लगा देंगे मार्केट के अंदर, वेरी हार्श कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड so that they do not survive the business. Then uses its dominant position in one market to gain advantage in other market. देखो ये मेरा एग्जाम्पल फिट होता है यहाँ, to gain advantage in another market, यानी मैं दिल्ली में इतना डोमिनेंट पोजीशन में हूं कि मैं पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूं। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सब जो मेजर सिटीज है वो सब स्टूडेंट्स मेरे ही स्टूडेंट बन गए। फारूक हक गुनगा रहे, ओनली फारूक हक। तो फिर जो लोकल मार्केट्स है वहां पे मैं सस्ते में बेचूंगा, क्योंकि यहां से मैं पैसा कमा रहा हूं, तो आई कैन पेनिट्रेट द अदर मार्केट्स एंड कंट्रोल दोज ऑल्सो। तो इस तरह से अपन डोमिनेंट पोजीशन को यूज करेंगे टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट, कि यहां अपना पैसा निकल रहा है, कॉस्टिंग के लॉजिक से सब ये मार्जिनल कॉस्टिंग, कि अपना पूरा फिक्स कॉस्ट यहां से रिकवर हो गया एक मार्केट से, तो अपन दूसरे मार्केट में क्या है कि सस्ते में बेचेंगे ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो गया है, तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे अपन बाकी मार्केट में बेच सकते हैं, एंड स्टिल वी कैन अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। लेकिन वहां का जो कॉम्पिटिटर है उसको तो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना है और वेरिएबल भी रिकवर करना है, सो ही विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद अस। फिर एक पॉइंट है ग्रुप का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप, या ग्रुप वर्ड जो ऐड होता है, यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू और मोर एंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हु आर इन अ पोजिशन to exercise 26% or more of the voting rights in the other enterprise, or appoint more than 50% members of the board of directors in the other enterprise, or controls the management or affairs of the other enterprise. तो इसको ग्रुप कहते हैं, यानी जहां दो लोग हैं और वो दो लोग क्या करते हैं कि कोई एक एंटरप्राइज के अंदर, जैसे रिलायंस की बात करें तो अंबानी ग्रुप कहते हैं अपन, अंबानी ग्रुप, because it has 26% or more voting rights in Reliance Industries Limited, तो उसको ग्रुप कहा जाता है। जहां दो चार लोग हैं, अंबानी ग्रुप में सिर्फ एक मुकेश अंबानी नहीं है, he along with his wife and sons and so on and so forth, पूरा ग्रुप है जो कि 26% से ज्यादा वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है, या जिनके पास पावर है टू अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। आपकी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अगर मैं अपॉइंट कर सकता हूं इन कंसल्टेशन विथ माय पीपल, तो हमको ग्रुप कहा जाएगा। या फिर कंट्रोल करते हैं हम आपके मैनेजमेंट को या आपके बिजनेस को, अफेयर्स को, तो इसको ग्रुप कहा जाएगा। फिर एक पॉइंट डिफाइन किया, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग जो भी मैंने आपको समझाया, मीन्स सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट as may be determined by regulations of production, cost of production से कम में बेचेंगे of the goods or provision of service with a view to reduce competition or eliminate the competitors। जो मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे सिटीज में इतने सस्ते में लेक्चर्स दूंगा मैं वहां कि जो वहां के कॉम्पिटिटर्स है वो सब की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ना। मैं तो क्या है कि एक मार्केट से पैसे कमा रहा हूं और यहां से मेरा कमाई इतना है कि मैं वहां कम प्राइस में बेच सकता हूं, but they have to earn from that market only, so they will not be able to compete me, they will be out of business very soon।
तो उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। अब इसके अंदर इंक्वायरी कैसे होगी देखो, तो सेक्शन 19 है, इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। इंक्वायरी विद एक्शन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। तो कहता है कि कमीशन में इंक्वायर इनटू, कमीशन यानी कॉम्पिटिशन कमीशन, इंक्वायर इनटू द एलिज्ड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और 4 ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, यानी स्यू मोटो पावर्स है उनके पास, उनको कहीं से खबर पड़ी, कहीं से भी न्यूज़पेपर से या यहां से वहां से कहीं से भी उनको इंफॉर्मेशन मिली कि somebody is making agreements और abusing the dominant position, तो वो खुद इंक्वायरी चालू कर देगा, तो उसको स्यू मोटो कहते हैं या ओन मोशन। और ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब फी फ्रॉम एनी पर्सन, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, पर्सन, कंज्यूमर और देयर एसोसिएशन, कंज्यूमर्स एसोसिएशंस जो होते हैं और ट्रेड एसोसिएशंस, कहीं से भी कंप्लेन आ सकती है। और अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी अगर गवर्नमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि somebody is using या abusing his dominant position or they have entered into agreement for avoiding competition, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, कंपटीशन कमीशन को केस भेजेगा। कौन सी गवर्नमेंट भेज सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देन कमीशन शैल हैव पावर्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 7, तो वो अपन देखते हैं कि करके क्या क्या पावर्स है उनके पास। देखो सबसेक्शन 3, Commission shall, while determining whether agreement has an appreciable adverse effect, shall have due regard to all the following factors. तो देखो मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है ये कॉम्पिटिशन कमीशन डिसाइड करेगा। तो वो क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखेगा, क्या क्या चीजों को कंसिडर करेगा। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट, क्या ऐसे कोई बैरियर्स क्रिएट हुए हैं क्या कि जिससे न्यू एंट्रेंस को एंटर होने में मुश्किल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आईटी कंपनीज है, तो आईटी कंपनीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया जो कि सबके बेनिफिट के लिए है, और हमने क्या किया, उसको एसोसिएशन की मेंबरशिप को क्लोज कर दिया है। तो कोई भी नया आईटी कंपनी इसमें ज्वाइन ही नहीं हो सकता, उसको बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे, तो फिर वो गड़बड़ है, गलत है, बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं। Then driving existing competitors out of the market, जो existing competitors है उनकी दुकान बंद करवाने के ऊपर तुले हुए आप। Then foreclosure of competition by hindering entry into the market, जो आने वाले लोग हैं उनको डरा धमका के बाहर भगा देते हो। जैसे कोई टीचर अभी आ रहा है डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने, उसको इधर आ, क्या बात साला क्यों पढ़ा रहे तू डायरेक्ट टैक्स, ले चल 20,000 रुपये ले, निकल, आने का नहीं इधर, और आया तो देख लेना खैर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो डरा धमका के उनको भगा देंगे। देन एक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, वो तो सिंपल है। देन इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन, एक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स यानी कंज्यूमर इंटरेस्ट के उल्टा काम कर रहे हैं, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू, यहां से पूरा पड़ा, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, यानी हमारा एग्रीमेंट ऐसा है जिससे कंज्यूमर बेनिफिट्स पे असर हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ये देखेगा कि एग्रीमेंट का कंज्यूमर बेनिफिट्स पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, उल्टा एडवर्स। देन इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, जैसे मैंने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे एग्रीमेंट्स करके या डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करके, तो उससे क्या होगा कि जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर वो नहीं हो पाएगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। And promotion of technical, scientific, economic development by means of production of or distribution of goods and provision of service, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। Then commission shall, while inquiring whether the enterprise enjoys a dominant position or not, अब dominant position की अगर इंक्वायरी चालू है तो उसके अंदर उसको पहले डिसाइड करना है कि आपके पास डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है ना, तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो देखो, shall have due regard to all the following factors. Market share, are you in a dominant position,
तो इसके लिए मार्केट शेयर देखा जाएगा. जिस आदमी के मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है means he has a dominant position. Then size and resources of the enterprise, size and importance of the competitors, यानी अपना साइज कितना है और कॉम्पिटिटर का साइज कितना है. तो देखो वैसे तो हम कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है ना, लेकिन हाथी भी है ना. अब हाथी दिखने में तो बड़ा है लेकिन वो जंगल का राजा है क्या? नहीं. डोमिनेंट पोजीशन किसके पास है? शेर के पास ही, बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू कैच द कॉम्पिटिटर्स एंड ईट देम. तो वो इंपॉर्टेंट. सिर्फ साइज से नहीं देखते, साइज एंड रिसोर्सेज देखना है, मार्केट शेयर भी देखना है एंड इंपॉर्टेंस भी देखना है. कॉम्पिटिटर कितने इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो फिर उसको इग्नोर करें. तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी देखना पड़ता है. अपन भी बड़े वो भी बड़ा, तो फिर ठीक है, वी आर नॉट इन अ डोमिनेंट पोजीशन. देन इकोनॉमिक पावर, यानी पैसा किसके पास ज्यादा है. कॉम्पिटिटर है लेकिन वो दुबत खाते में है, वो कभी बंद हो सकता है, एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, कैश, देन वी विल बी कंसिडर्ड एज इन अ डोमिनेंट पोजीशन. जैसे रिलायंस है, इट इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन. तो इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर्स, यानी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और कॉम्पिटिटर सब लॉस मेकिंग में है. देन वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज और सेल और सर्विस नेटवर्क ऑफ सच एंटरप्राइज. वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई स्टील प्रोड्यूसर है तो स्टील प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचता है, जैसे जिंदल स्टील हो गया, टाटा स्टील्स एंड ऑल. तो इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना है, यानी कि रॉ मटेरियल जो है आयरन ओर आता है, फिर वहां से वो स्लैग में जाता है, फिर एक प्रोसेस होता है, फिर वहां से दूसरे प्रोसेस में जाता है, फिर स्टील बनता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में जाता है. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारी कंपनी ये सारी चीजें करती है, तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं. यानी हम किसी बाहर वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे ही माइंस, वहीं से आयरन ओर निकलता है, वहीं से हमारा प्रोसेसिंग होता है, वहीं से बाद में स्टील बनता है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है. तो फिर अपन डोमिनेंट पोजीशन में हो गए. बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो सिर्फ या तो स्टील बनाते या सिर्फ माइनिंग करते, बट वी हैव अ कंप्लीट लाइन. तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस अपने को असर नहीं करते, सब हमारा ही है. तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं. जैसे कि रिलायंस का है, वही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, वही पेट्रोल बनाता है और बेचता है, और उसी के क्रूड ऑयल अभी निकालने के माइंस भी है, ऑयल रिग्स भी डाल दी है. तो ऑयल वही निकालता है, वही प्रोसेस करता है, वही बेचता है, उसी के पेट्रोल पंप. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन. फिर पेट्रोकेमिकल्स में दूसरी जो चीजें निकलती है तो उससे नैफ्था निकलता है, तो नैफ्था से वो ऑयल अपना पावर प्लांट डाल दिए. नैफ्था इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर पावर प्लांट. बिजली बनाएगा, बिजली को अपनी फैक्ट्री में यूज करेगा और बाहर भी बेचेगा. तो ये सब वर्टिकल इंटीग्रेशन में आता है. And sale network on the other hand, sale or service network of such enterprise. Then dependence of consumers on the enterprise, consumers कितने dependent है इस enterprise के ऊपर. Then monopoly or dominant position whether acquired as a result of any statute or by virtue of being a government company or a public sector undertaking or otherwise. आजकल तो मोनोपोली काफी कम हो गया, पहले गवर्नमेंट में काफी था. जैसे रेलवेज अभी भी है, रेलवेज में मोनोपोली है गवर्नमेंट का, देयर इज नो प्राइवेट प्लेयर. लेकिन पहले डिफेंस में भी था, डिफेंस में अभी भी है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह सब गवर्नमेंट ओन्ड है, अपन नहीं बना सकते वो फैक्ट्रीज. लेकिन वहां पे गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं, आई मीन टू से कॉम्पिटिशन कमीशन इंटरफियर नहीं करता है. लेकिन पहले स्टील में भी गवर्नमेंट के ही थे सब स्टील प्लांट्स, अभी प्राइवेट वाले आ गए. फिर माइनिंग में पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था, अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए. फिर तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन, पहले सिर्फ BSNL था, गवर्नमेंट ओन कंपनी, अभी प्राइवेट आ गए. ये सब तो अभी काफी प्राइवेटाइज हो गए हैं. लेकिन वो देखेंगे मोनोपोली है कि आपके पास, और मोनोपोली है तो क्या ये स्टैट्यूट से क्रिएटेड है. अगर लॉ या गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएटेड है तो फिर कॉम्पिटिशन कमीशन कुछ नहीं करेगा. देन एंट्री बैरियर्स इंक्लूडिंग बैरियर्स सच एज रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क. रेगुलेटरी बैरियर्स यानी कि गवर्नमेंट वाले, जैसे कोल, तो कोल में गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगा वही माइन डाल सकता है. कोई भी फावड़ा लेके गया और माइन खोदना चालू किया, ऐसा नहीं हो सकता.
जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस देगा वही करेंगे। तो इसको रेगुलेटरी बैरियर्स कहते हैं। जिन फाइनेंशियल रिस्क, आप और मैं अगर आज सोचेंगे चलो हम भी पेट्रोकेमिकल प्लांट डाल देते हैं, तो डाल सकते क्या? इम्पॉसिबल है। उसका फाइनेंशियल रिस्क कितना बड़ा है। देन हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ एंट्री, देयर विल बी ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व्ड। टीचर बनना है, 0 रुपीज में आप टीचर बन सकते हैं, नो इन्वेस्टमेंट। एक किराए का रूम ले लो और चालू कर दो टीचिंग, कभी भी कोई भी आ सकता है। लेकिन पेट्रोकेमिकल प्लांट डालना है तो विल नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 20,000 करोड़। तो वो भी एक बैरियर क्रिएट होता है उससे कि अपने पास इतने पैसे ही नहीं, हम एंटर कैसे करेंगे। या जैसे देखो अभी बेस्ट एग्जांपल इसका कि गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन रिटेल जो चेन्स है उसको आने से रोका है ना, लाइक फर्नीचर में आइकिया करके। तो अगर वो आ जाएंगे इंडिया में और सेटअप कर लेंगे उनका बिजनेस, तो इतने बड़े स्केल पे करेंगे कि जो छोटे मोटे कारपेंटर लोग हैं वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड बिफोर आइकिया। इट्स अ स्वीडिश कंपनी, हाईली ह्यूजली इनटू फर्नीचर मार्केट, और उनके फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सस्ते में बनाते हैं क्योंकि बल्क में बनाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे मेक इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब कंपटीशन किससे होगा? यहाँ के लोकल जो फर्नीचर वाले उनके साथ या कारपेंटर लोगों के साथ। तो ये लोग उनको सस्टेन कर पाएंगे क्या? डू दीज पीपल हैव दैट मच मनी पावर? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सब बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन विल बी अफेक्टेड। सिमिलरली रिटेल जायंट्स जो है उनको आने से रोका गया है भी, लेकिन कब तक रोकेंगे मालूम नहीं, थोड़े साल में तो आना ही। देन मार्केटिंग एंट्री बैरियर्स, टेक्निकल एंट्री बैरियर्स। टेक्निकल एंट्री बैरियर्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है लोगों के पास, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, है ना। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेबल गुड्स और सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। जैसे चाइनीज गुड्स इंडिया में कंपटीशन खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन जो गुड्स है वो कॉम्पीट नहीं कर पाता एज फार एज प्राइसेस आर कंसर्न। हाई कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेबल गुड्स, चाइनीज बल्ब 40 रुपए का, वही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टेज उसका 40 रुपए नहीं होता, तो बल्ब जलने की बात तो बहुत दूर है। देन काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, काउंटरवेल कर देना बाइंग पावर। देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द मार्केट, social obligations and social costs, relative advantage by way of contribution to economic development by the enterprise enjoying a dominant position, having or likely to have an appreciable adverse effect on competition। जैसे कि अपन कोई प्लांट डाल रहे हैं इंडिया में और अपन सोशल बेनिफिट्स भी देते लोगों को, और सोशल बेनिफिट्स देकर इतना हम उनको अपने से एनग्रॉस कर लेते हैं कि वो जो कस्टमर है वो कहीं और जाएंगे ही नहीं, बिकॉज वी आर गिविंग सो मेनी सोशल बेनिफिट्स। तो वो भी एक है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आप बेनिफिट्स दो। जैसे आपको मैं रोज चाय पिलाऊंगा क्लास के अंदर, तो आप दूसरे सर के पास जाएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि वहां चाय नहीं मिलती, या चाय मिलेंगी और चल फारूक सर की क्लास लगाते, रोज चाय पीने मिलती है। कुछ लोग तो शायद इसी के बहाने क्लास लगाने आएंगे, सोशल बेनिफिट्स को देखते हुए। देन एनी अदर फैक्टर विच द कमीशन मे कंसिडर रेलिवेंट। तो ठीक है, अब समझ में तो आ गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसमें से 8-10 याद करके रखना है। तो 8-10 बार पढ़ेंगे, 15-20 पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे, 8-10 याद रहेंगे, 6-7 लिख के आएंगे एग्जाम में, दैट्स ओके। तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग इंक्वायरी इनटू डोमिनेंट पोजीशन, या इसके पहले वाले सबसेक्शन में व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डूइंग इंक्वायरी ऑन एग्रीमेंट्स। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। Then, for determining whether a market constitutes a relevant market for the purpose of this Act, Commission shall have due regard to relevant geographic market and relevant product market। तो ये मैंने आपको समझाया था। जब भी क्वेश्चन ये आता है कि भाई कंपटीशन अफेक्ट हो रहा है, तो सवाल तो ये आएगा ना, किस मार्केट में अफेक्ट हो रहा है, कौन से मार्केट। तो यहां लिखा है कि दो तरह से हम मार्केट को देखेंगे, या तो जियोग्राफिकल मार्केट या फिर प्रोडक्ट मार्केट। और फिर लिखा है कि व्हाइल डिटरमिनिंग रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट ड्यू रिगार्ड विल बी हैड टू फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी जियोग्राफिक मार्केट पे असर हो रहा है ये डिटरमिन करने के लिए ये सारी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। कौन सी बातें? रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स,
local specification requirements, national procurement policies, adequate distribution facilities, transport costs, language can also be a barrier, consumer preferences कि कौन से मार्केट में क्या प्रेफरेंसेस है, and need for secure or regular supplies or rapid after sale services. ये पॉइंट्स है, याद करना है, ठीक है. और प्रोडक्ट मार्केट को डिटरमिन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स यूज करेंगे, तो उसमें आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज ऑफ गुड्स. तो ये प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, इंटरचेंजेबल, जो प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेबल होते हैं. जैसे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, तो उसमें हीरो भी है, होंडा भी है, कावासाकी भी है, बजाज भी है, तो इनको प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे. या टेलीकॉम फैसिलिटीज, इंटरनेट सर्विसेज, तो बहुत सारे लोगों के इंटरनेट सर्विसेज है, इनको अपन प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे क्योंकि सबका एंड यूज जो है वो सेम है. देन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज, एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, existence of specified producers, specialized producers, and classification of industrial products. कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं, उसको रटने का है. तो 4 पॉइंट्स इस सेक्शन में से आ सकते हैं. फैक्टर्स फॉर डिटरमिनिंग द एग्रीमेंट्स, देन फैक्टर्स फॉर डोमिनेंट पोजीशन, एंड फैक्टर्स फॉर रेलेवेंट मार्केट्स, ज्योग्राफिक या फिर प्रोडक्ट. एक क्वेश्चन तो आना है 4 मार्क का, कहीं से भी आ सकता है, पढ़ के बहुत कुछ जाना है. फिर आता है प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी. तो इंक्वायरी का स्कोप 19 में डिफाइन किया. अब सेक्शन 26 है जो प्रोसीजर डिफाइन करता है कि कमीशन इंक्वायरी कैसे करेगा. तो उसमें लिखा है, देखो ये पूरा प्रोसीजरल सेक्शन है. ऑन रिसीट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और ऑन इट्स ओन नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ये 3 बातें देखी थी अपन ने सेक्शन 19 में कि इंक्वायरी कब कब की जाती है, ओन नॉलेज पे यानी ऑन इज ओन मोशन, और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द ट्रेड या फिर एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट्स. तो वही 3 पॉइंट रिपीट किया है. इफ द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसी केस, इट शैल डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल. डायरेक्टर जनरल एक ऑफिसर है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको अपॉइंट किया जाएगा, उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि जाओ जाके इन्वेस्टिगेट करो. तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल, डीजी. डीजी विल मेक द इन्वेस्टिगेशन टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द मैटर, provided that if the subject matter of the information received is in the opinion of the commission substantially the same as has been covered by any previous information received, then the new information may be clubbed with the previous information. यानी एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू है, एक कंप्लेंट आया था और वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, अब नया कंप्लेंट आया और नए कंप्लेंट में जो मैटर है वो सेम है सब्सटैंशियली, वही जो पुराने मैटर में थे, तो इनको क्लब कर देंगे, यानी दोनों इन्वेस्टिगेशन एक साथ चलेंगे. नहीं तो टाइम बर्बाद होता है ना अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में. Then, where on receipt of a reference from the government or state government or statutory authority or information received under section 19, the commission is of the opinion that there exists no prima facie case, it shall close the matter forthwith and pass such order as it deems fit and send a copy to the complainant, यानी कि गवर्नमेंट या फिर पर्सन. तो अगर यहाँ नो लिखा है और उसके ऊपर में क्या लिखा था, is of the opinion that that exists a prima facie case. तो prima facie का मतलब है on the face of it. On the face of it अपन कहते हैं कि ऊपरी इंफॉर्मेशन से जो अपने को समझ में आता है उसको prima facie कहते हैं. जो दिख रहा है, कुछ चीजें दिखते ही अपने को समझ में आता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, तो अपन इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे. और अगर देख के लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे. Then DG shall, on receipt of the direction under subsection 1, submit a report of his findings within such period as may be specified by the commission. Then commission may forward a copy of the report to the parties concerned. जब रिपोर्ट आ जाएगा तो पार्टीज को एक एक कॉपी दे देंगे. सिंपल. Provided that in case investigation is caused to be made based on reference from the central or state government, the commission shall forward a copy of the report under subsection 3 to the central or the state government or statutory authority as the case may be. उनको भी एक कॉपी देंगे.
If the report of DG under subsection 3 recommends that there is no contravention, अब DG कहता है कि कोई contravention नहीं हुआ है, प्राइमा फेसी तो लग रहा था कि हुआ है, DG के पास भेजा केस, DG ने इन्वेस्टिगेशन करके बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? Commission shall invite objections or suggestions from the government or the state government or statutory authority or the parties concerned on such report of DG. तो फिर सबको बताया जाएगा कि देखो DG तो कह रहा है कि कुछ नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्शन है क्या बताओ, तो ऑब्जेक्शंस इनवाइट होंगे. Then if after consideration of the objections and suggestions, if any, the commission agrees with the recommendation of the DG, कमीशन को लगता है कि नहीं DG जो बोल रहा है वो सही है, there is no need for any further investigation, then it shall close the matter forthwith, मैटर को बंद कर दिया जाएगा, complaint dismiss and pass the orders and communicate its order to the government or the statutory authority or the parties concerned. And if after consideration of the objections and suggestions the commission is of the opinion that further investigation is required, तो पहले DG ने कहा कि कुछ मैटर नहीं है, लेकिन जो पार्टी कंप्लेनेंट थी उनको सुनने के बाद लगा कि नहीं यार कुछ तो है, देयर इज समथिंग, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसके अंदर, तो फिर क्या होगा? इट मे डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर बाय द DG. तो DG को फिर से बुलाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं किया होगा, वापस से करो, अंडरलाइन कर लो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द DG or cause further inquiry to be made by it in the matter or itself proceed with further inquiry, or itself proceed, यानी DG को हटा के अगर कमीशन को लगता है कि DG is not competent to do this inquiry तो वो खुद फिर इंक्वायरी करेगा. Then if the report of DG referred to under subsection 3 recommends that there is contravention, अब DG का पॉजिटिव रिपोर्ट आया, DG ने कहा कि कॉन्ट्रावेंशन है, तो तब क्या होगा? And the commission is of the opinion that further inquiry is called for, it shall inquire into such contravention in accordance with the provisions of this act. फिर ऑर्डर्स क्या आएंगे? देखो 27 में ऑर्डर्स है, फिर इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब ऑर्डर्स. Whereafter the inquiry of the commission finds that an agreement referred to under subsection 3 or action of an enterprise in a dominant position in contravention of section 3 or 4 as the case may be, it shall pass all or any of the following orders. तो अब देखो क्या क्या ऑर्डर्स पास करेंगे. नंबर 1, direct any enterprise or association or person or association of persons as the case may be involved in such agreement or abuse of dominant position to discontinue. Direct to discontinue, बंद कर दो ऐसा काम जो आप कर रहे थे उसको बंद कर दो. And not to re-enter, वापस से ऐसा नहीं करना, जो कर रहे थे वो बंद करो और वापस से ऐसा नहीं करना. इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर. सीज यानी बंद करो, डिजिस्ट यानी डोंट री एंटर. क्या कहते हैं? सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर. और डिसकंटिन्यू सच अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एज ए केस मे बी. Secondly, impose such penalty as it deems fit, which shall not be more than 10% of the average, ऊपर में लिख दो 10% of the average turnover for the last 3 preceding financial years upon each of such person or enterprise which are parties to such agreement or abuse. बड़ा इंटरेस्टिंग है. Which shall not be more than 10%, यानी अप टू 10% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है. 10% किसका? प्रॉफिट का 10% नहीं, टर्नओवर का 10%. पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर लेंगे, यानी 3 साल का ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो अपने को एवरेज टर्नओवर मिलेगा.
उसका 10% तक पेनल्टी लगा सकते हैं। यानी अगर ये कंपनी का साला नेट प्रॉफिट मार्जिन ही 4% होगा तो पेनल्टी उससे ज्यादा हो जाएंगी, यानी प्रॉफिट पूरा पेनल्टी में जाएगा, उसके ऊपर और भरो, ऐसा हो जाएगा। 10% ऑफ टर्नओवर, सोच रहे हैं आप, यानी अगर उसका एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का 500 करोड़ है कंपनी का, तो 500 करोड़ का 10% यानी 50 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। Huge. Provided that in case any agreement referred to under section 3 has been entered into by a cartel, the commission may impose upon each producer, seller, distributor, trader or service provider included in that cartel a penalty of up to 3 times of its profits for each year of the continuance of such agreement. इन एग्रीमेंट 4 साल से चल रहा था, तो 4 साल में जितना प्रॉफिट कमाए उसका 3 टाइम्स पेनल्टी, प्रॉफिट का 3 टाइम्स, और 10% ऑफ द टर्नओवर फॉर ईच ईयर हो गया अभी, ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट विच एवर इज हायर, यानी या तो प्रॉफिट का 3 टाइम्स या टर्नओवर का 10% विच एवर इज हायर। और कितने साल का टर्नओवर लेंगे या कितने साल का प्रॉफिट लेंगे? जितने साल ये तुम्हारा कार्टेल एग्रीमेंट चल रहा था। मान लो कि एग्रीमेंट तुम्हारा 5 साल से चल रहा था, तो 5 साल के टर्नओवर का 10% या 5 साल के प्रॉफिट्स का 3 टाइम्स, और विच एवर इज हायर लेने का है। ह्यूज पेनल्टी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट दैट द एग्रीमेंट्स शैल स्टैंड मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन, यानी अगर पूरा एग्रीमेंट जो है वो खराब नहीं है, उसका एक पॉइंट खराब है, तो पूरा एग्रीमेंट का को कैंसिल करेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। जो पॉइंट में प्रॉब्लम था, कंपटीशन जिससे फर्क हो रहा था, असर हो रहा था, वो मॉडिफाई कर देंगे। देन डायरेक्ट द एंटरप्राइजेस कंसर्न टू अबाइड बाय सच अदर ऑर्डर्स एज द कमीशन में पास एंड कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट इफ एनी। ठीक है, and pass such order 45 को काट दो, such other order or issue such directions as it may deem fit. General point. Provided that while passing order under this section, if the commission comes to a finding that an enterprise in contravention of 3 or 4 is a member or a group as defined in clause B to explanation to section 5, ये अपने पढ़ा था ग्रुप का definition, and other members of such group are also responsible for, यानी एक एंटरप्राइज तो वहां पे जिसने कॉन्ट्रवेंशन किया, अब ये एंटरप्राइज एक ग्रुप की मेंबर है और जो ग्रुप के बाकी लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, तो फिर क्या होगा? देखो, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सच अ कॉन्ट्रवेंशन, देन इट मे पास ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट सच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑल्सो, यानी जो बाकी मेंबर्स है ग्रुप के, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर उसी का छोटा सा चार्ट दिया है याद रखने के लिए। फिर और एक सेक्शन है 28, डिवीजन ऑफ पर्सन हु इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन। ये केस अपने माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट यूएस में हुआ था, वहां पे एंटी ट्रस्ट लॉ कहते हैं इसको, एंटी कॉम्पिटिशन लॉ को एंटी ट्रस्ट लॉ कहते हैं। तो वहां पर ये फिर केस बना था कि उसको डिवाइड किया जाए, और इसकी नौबत आ गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट को डिवाइड करने वाले थे इनटू 2 और मोर कंपनीज so that they have competition amongst them, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो सेटलमेंट किया उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो देखो, अब ये पावर भी है कमीशन के पास कि अगर एक पर्सन है कोई और बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में है, तो उसको अपन 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। से फॉर एग्जांपल रिलायंस को डिवाइड कर देंगे, डीमर्ज करा देंगे, और इस तरह से कि 3-4 कंपनी बन जाए और वो फिर आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट करे। तो उसमें क्या लिखा है देखो, द कमीशन में notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, overriding effect है। ये आपको मैंने समझाया था ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लेक्चर में notwithstanding वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? वाइफ सेक्शन, दिस सेक्शन विल ओवरराइड all other laws for the timing in force. By order in writing, direct division of an enterprise
enjoying dominant position to ensure that such enterprise does not abuse its dominant position. In particular and without prejudice to generality of the foregoing power, the order referred to under subsection 1 may provide for all or any of the following matters. अब ये भी बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, विदाउट प्रिजुडिस टू जेनरलिटी. इसका मतलब क्या है कि 1 जो है ये जनरल पावर है, जीपी जनरल पावर, और ये स्पेसिफिक पावर्स है. और हम जानते हैं कि जब भी जनरल के बाद स्पेसिफिक आता है तो स्पेसिफिक ओवरराइड्स द जनरल. लेकिन यहां गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि ये स्पेसिफिक पावर्स शुड नॉट ओवरराइड जनरल, बट दे शुड बी रेड इन एडिशन टू जनरल. तो फिर ये वर्ड यूज करते हैं, विदाउट प्रिजुडिस, यानी विदाउट ओवरराइडिंग द अबव, द कमीशन विल ऑल्सो हैव द फॉलोइंग पावर्स. क्या क्या पावर्स है उसमें? तो जब वो ये कर देगा ना, ये बेसिकली देखो डिवीजन का मतलब है डीमर्जर, अपन कंपनी को डीमर्ज करा देंगे. तो फिर क्या होगा कि जो एसेट्स का ट्रांसफर है उसके लिए भी तो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे ना, कि पुरानी कंपनी के एसेट्स नई कंपनी को कैसे जाएंगे, किस प्राइस पे जाएंगे, पेमेंट कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, तो वो सब बातें भी लिखी जाएंगी. तो वही है उसके अंदर, ट्रांसफर और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस. किसके पास जाएंगे, नई कंपनी, पुरानी कंपनी, कौन कितना होल्ड करेगा. Then adjustment of contracts either by discharge or reduction of any liability or obligation or otherwise. Contracts का क्या होगा, पुराने जो contracts है. Then creation, allotment, surrender, cancellation of any shares, stocks and securities. नई कंपनी शेयर कैपिटल क्रिएट करेगी, पुरानी कंपनी का कैंसिल होगा, उसको पेमेंट होगा. Then formation और winding up of an enterprise. वाइंडिंग अप भी हो सकता है, कैसे कि जो पुरानी कंपनी थी लिमिटेड, उसको पूरा ही बंद कर देंगे और 2 नई कंपनी बना देंगे, बीएनसी, और ए का बिजनेस आधा आधा डिवाइड कर देंगे. ऐसे भी हो सकता है. तो फिर ए का वाइंडिंग अप भी होगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि ए का आधा बिजनेस बी को दे दिया, तो ए भी कंटिन्यू रहेंगी और बी नई कंपनी आ जाएंगी. ये भी हो सकता है. सो डीमर्जर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ओनली अ रिजल्टिंग कंपनी और 2 or more रिजल्टिंग कंपनीज बीइंग फॉर्म्ड एंड द डीमर्ज कंपनी बीइंग लिक्विडेटेड. ये भी हो सकता है. Then extent to which and circumstances in which the provisions of the order affecting an enterprise may be altered by the enterprise and the registration thereof, and any other matter which may be necessary. और आखिरी में कहता है कि notwithstanding anything contained in any other law for time in force or in any contract or in any memorandum or articles of association, an officer of company who ceases to hold office, जो ऑफिसर्स इसमें निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि डीमर्जर हो जाएगा, पुरानी कंपनी बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे चेंजेस आएंगे ना. तो जो ऑफिसर्स है जो निकल गए, उनको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा या नहीं, यानी डू दे हैव द राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. तो यहां लिखा है कि नहीं मिलेगा. शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी कॉम्पनसेशन फॉर सच सेसर. सेसर यानी कि उसका ऑफिस सीज हो गया, तो उसके लिए उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. नाउ कमिंग टू कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस यानी कि मर्जर्स, एक्विजिशंस, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लेती है, 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है. तो इससे क्या होता है, कंपटीशन पे असर होता है, फर्क पड़ता है. अगर 2 मेजर कंपनीज है, मान लो कॉम्पिटिटिंग कंपनीज, और वही अगर मर्ज हो जाए और एक कंपनी बना ले, तो उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा. अगर 2 सीए क्लासेस, जो सबसे बड़ी 2 सीए क्लासेस अगर मर्ज हो जाए, कंपटीशन खत्म हो जाएगा. और उसके इसमें क्या होगा कि जो फीस वो चाहेंगे वो रख सकते हैं, और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, आप लोगों को. तो ऐसा अलाउ होना चाहिए क्या? नहीं ना. कंपटीशन शुड सस्टेन. और अगर मेजर एक्विजिशंस है या मेजर कंपनीज का मर्जर है, लाइक अ सिंपल एग्जांपल कि एयरलाइंस में आज सबसे बड़ा बिजनेस किसका है, मे बी इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ये मेन है. इंडियन एयरलाइंस तो अभी एयर इंडिया तो बर्बादी पे है, तो उसको जाने दो. तो ये अगर 3-4 कंपनीज लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो एंड जेट, अगर ये 3 मर्ज हो जाती है तो क्या होगा,
पूरा जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है इस इंडस्ट्री में वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना, एंड देन दे विल इंक्रीज देयर प्राइसेस। तो वो ना हो इसके लिए अपन ये अब चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। तो पहले सेक्शन 5 देखेंगे, उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस में अपने को परमिशन लगता है कंपटीशन कमीशन का, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ अमाउंट्स दिए हैं, अगर ये अमाउंट से ज्यादा है केस तो फिर कंपटीशन कमीशन से परमिशन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। छोटे मोटे दो चिल्लर पानीपुरी बेचने वाले कंबाइन कर रहे बिजनेस को, करने दो ना, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। सो व्हाट आर मेजर कॉम्बिनेशंस, तो उसका ये डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसमें किस तरह से परमिशन लेना है और कंपटीशन कमीशन किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह के ऑर्डर्स पास करेगा, वो अपन एक के बाद एक देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 5 से। तो उसमें लिखा है द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेस बाय वन और मोर पर्संस, तो एक इसमें आएंगे एक्विजिशन, टेक ओवर्स, और merger or amalgamation of enterprises shall be a combination of such enterprises and persons of or enterprises if, यानी इसको कॉम्बिनेशन कब मानेंगे अपन, अगर ये मेजर कॉम्बिनेशन है तो मानेंगे, वरना तो जाने दो। तो मेजर का मतलब क्या है, तो उसके अमाउंट्स यहां पे दिए हैं, वो अपने को याद रखने का है, हा? और दो चीजों पे देखो डेफिनेशन डिपेंडेंट है, अपन पूरा पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगा कि बहुत सिंपल है। एक एक्विजिशन है और एक मर्जर अमालगमेशन है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है डेफिनेशन। एक क्या है, एक्विजिशन, यानी एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लेना, मैंने रिलायंस को टेक ओवर कर लिया एग्जांपल में, तो वो एक्विजिशन। और दूसरा है दो कंपनीज मिलकर मर्ज होकर अमालगमेट होकर एक नई कंपनी फॉर्म करती है। ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, मर्जर्स एंड अमालगमेशन में भी फिर दो होते हैं, आपको मालूम है एज स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स, एक दूसरे में मर्ज हो जाना या दोनों मिलके नई कंपनी फॉर्म करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और ये जो लिमिट्स हम देखेंगे ये लेटेस्ट रिवाइज्ड है फ्रॉम 4 मार्च 2016 ऑनवर्ड्स। देखो अभी तो सबसे पहले देखते हैं एक्विजिशन, एनी एक्विजिशन, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, एक्विजिशन यानी एक ने दूसरे को टेक ओवर करना। वेयर, अच्छा मेजर, यानी कि मेजर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एसेट्स के ऊपर या टर्नओवर के ऊपर। तो जो दो कंपनी का मर्जर है या एक ने दूसरे को टेक ओवर किया तो दोनों के मिला के एसेट्स देखेंगे और टर्नओवर देखा जाएगा। सो वी आर गोइंग टू लुक एट टू थिंग्स, द एसेट्स एंड द टर्नओवर, और वो भी इंडिया में या इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर। अगर कंपनीज है, दोनों इंडियन कंपनीज है, उनका इंडिया में बिजनेस है तो इंडिया के एसेट्स देखेंगे, और अगर इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह है तो फिर दोनों को ऐड करके देखेंगे। तो ये दो सिचुएशन हो गए, इन इंडिया देखा जाएगा या फिर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया या और आउटसाइड इंडिया, जो भी है, ठीक है। एंड एसेट्स या टर्नओवर, एसेट्स देखना है, टर्नओवर देखना है, या तो सिर्फ इंडिया में देखना है या इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सब समझ में आएगा, डोंट वरी। शुरू तो करते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्विजिशन, वेयर द पार्टीज टू द एक्विजिशन, पार्टीज टू द एक्विजिशन बीइंग द एक्वायरर एंड द एंटरप्राइज whose control shares, voting rights or assets have been acquired or are being acquired jointly have, यानी जो टेक ओवर कर रहा है और जिसको टेक ओवर कर रहा है दोनों का मिलाकर देखेंगे। ओके, पार्टीज टू द एक्विजिशन, अगर दो चार पार्टीज मिलकर एक्विजिशन कर रही है तो उनको एक्वायरर्स कहेंगे, तो उनका, और जिसको एक्वायर किया जा रहा है, जिसके शेयर्स कंट्रोल एक्वायर किया जा रहा है, वो दोनों का मिलाकर देखना है। हाँ, जॉइंटली हैव एसेट्स इन इंडिया मोर देन ₹2000 करोड़, इनके एसेट्स इंडिया में कितने हैं, मोर देन 2000 करोड़, और टर्नओवर एक्सीडिंग 6000 करोड़। अभी आपको रटना है, समझाने का कुछ नहीं, समझाने का ये है कि जॉइंटली देखने का है, ठीक है।
तो इंडिया में इनके पास एसेट्स मिलाकर, हाँ मिलाकर एसेट्स 2000 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 6000 करोड़ के ऊपर है. इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड देन दे कम इन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. या फिर एसेट्स एक्सीडिंग 1 बिलियन यूएस डॉलर्स. तो ये कब देखना पड़ता है? जब एक्वायरिंग कंपनियां तो बाहर है या एक्वायरर बाहर है. इंडियन कंपनी फॉरेन को टेक ओवर कर रही है या फॉरेन कंपनी इंडिया को टेक ओवर कर रही है. तो जब फॉरेन कंपनी भी इन्वॉल्व है तो अपने को फिर ये देखना पड़ेगा. तो एसेट्स जो है वो मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स है, इंक्लूडिंग इक्वल टू और मोर देन 1000 करोड़ इन इंडिया. यानी कि कहने का मतलब क्या, अच्छे समझो, टोटल एसेट्स उनके पूरे मिला के कंप्लीट इंडिया और इंडिया के बाहर सब मिला के एसेट्स कितने होने चाहिए? 1 बिलियन यूएस डॉलर्स. दोनों के मिला के, एक्वायरर एंड एक्वायर्ड दोनों के मिला के कितने होने चाहिए? 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा. जिसमें अगर पूरा बाहर का ही है तो फिर अपने को क्या लेना देना इधर इंडिया में? काहे को परेशान होंगे? काहे का परमिशन करने दो. उधर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल एमैलगेमेट हो गए तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं. लेकिन अगर उनके पास इंडिया में भी एसेट्स है कितने? इक्वल टू मोर देन 1000 करोड़ के, तो फिर अपने को लेना देना है. देन इट कम्स इन दिस डेफिनेशन. तो समझ में आ रहा है? पूरे वर्ल्ड का मिला के मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स, और उसके अंदर इंक्लूडिंग उसके अंदर इंडिया में कितना होना चाहिए? इक्वल टू और मोर देन 1000 करोड़. ये एसेट्स हो गए. या फिर टर्नओवर मोर देन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन ऑल, पूरे ग्लोबल टर्नओवर, इंक्लूडिंग इक्वल टू और मोर देन 3000 करोड़ इन इंडिया. उसके अंदर से 3 बिलियन यूएस डॉलर्स में से 3000 करोड़ इंडिया का होना चाहिए. और इसमें कंफ्यूजन मत करना, रुपीज 3000 करोड़ एंड 3 बिलियन यूएस डॉलर्स. एक फिगर डॉलर्स में है, एक फिगर रुपीज में है. एक फिगर डॉलर्स में है 1 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड 1000 करोड़ ये रुपीज में है इन इंडिया. आया पल्ले पड़ा? गुड. सेकेंड, द ग्रुप. अब देखो इसमें भी 2 पॉइंट है, तो दो ऐसे अलग अलग वेरिएशन है. इंडिया में देखना है या इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर देखना है. दूसरी बात, टर्नओवर या एसेट्स, दो चीजों को देखना है. और फिर दूसरी बात कि जिस कंपनी ने जिसको टेक ओवर किया वो दोनों का मिला के देखो या फिर ग्रुप को देखो. तो ग्रुप फिनोमिना क्या है देखो मैं आपको बताता हूं, फिर एक एग्जांपल बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा. ग्रुप में क्या बोला है? द ग्रुप टू विच द एंटरप्राइज हुज कंट्रोल शेयर्स एसेट्स और वोटिंग राइट्स हैव बीन एक्वायर्ड और आर बीइंग एक्वायर्ड वुड बिलोंग आफ्टर द एक्विजिशन जॉइंटली हैव और वुड जॉइंटली हैव. तो यहां पूरे ग्रुप को देखेंगे. समझ में नहीं आया? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, फिर आप कभी नहीं भूलोगे. अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी किया, ठीक है? तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि अभिषेक और ऐश्वर्या के मिलाकर, दोनों के मिलाकर एसेट्स या टर्नओवर वो देखा जाएगा. अब ये पॉइंट क्या है कि ऐश्वर्या तो बाहर से आई, किसने टेक ओवर किया? अभिषेक ने. अभिषेक कौन से परिवार का मेंबर है? बच्चन परिवार या बच्चन खानदान. तो ऐश्वर्या जो है वो बच्चन खानदान में आके मिली, इस ग्रुप की मेंबर बन गई, है ना? तो यहां अपन बच्चन खानदान का एसेट्स या टर्नओवर देखेंगे, पूरे खानदान का. तो पूरे खानदान में अमिताभ बच्चन भी आ गया, जया बच्चन भी आ गई, बाकी सब मेंबर्स भी आ गए. तो एक 1 to 1 देखना है, किसने टेक ओवर किया, किसको किया, वो दोनों का देखो टोटल मिला के. और एक देखना है उस खानदान यानी उस ग्रुप का, पूरे ग्रुप का टर्नओवर, पूरे ग्रुप का एसेट्स देखेंगे जिसके अंदर एक्वायर्ड कंपनी जाके मिली. तो एक्वायर्ड कंपनी प्लस ये पूरा ग्रुप पोस्ट, यानी दोनों मिल जाएंगे. जब तो दोनों मिल जाएंगे, ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे ये कंपनी, तो उसका टोटल एसेट्स या टोटल टर्नओवर कितना होगा ये देखेंगे. आए समझ में?
अब नहीं भूलोगे ना, एक 1-to-1 अभिषेक ऐश्वर्या का मिलाकर और एक ग्रुप का देखेंगे। तो देखो लिखा है द ग्रुप टू विच द एंटरप्राइज हुज कंट्रोल, ये एंटरप्राइज कौन, ऐश्वर्या, और ग्रुप कौन, अमिताभ बच्चन परिवार, ये बच्चन खानदान। गुड। तो देखो अब ये दोनों चीज वही है, एसेट्स टर्नओवर सिर्फ इंडिया के या इंडिया के बाहर के प्लस इंडिया के, अब वो वही है। एसेट्स इंडिया में 8,000 करोड़ के ऊपर है ग्रुप के, या फिर टर्नओवर मोर देन 24,000 करोड़, फिगर्स तो आप रट लेंगे प्लीज। एंड इंडिया और इंडिया के बाहर में अगर है तो फिर एसेट्स एक्सीडिंग 4 बिलियन यूएस डॉलर्स पूरे ग्लोबल, जिसमें इंडिया में जो है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा के होने चाहिए, इक्वल टू मोर देन 1,000 करोड़, और टर्नओवर 12 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें इंडिया में मोर देन 3,000 करोड़, इक्वल टू मोर देन 3,000 करोड़ इन इंडिया होने चाहिए। गुड। तो ये पहला पॉइंट था, एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, पूरा एंटरप्राइज, पूरा बिजनेस। वेरी गुड। अब दूसरे पॉइंट पे चलते, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल। अब यहां अपन शेयर्स टेक ओवर नहीं कर रहे, कंट्रोल को टेक ओवर कर रहे हैं, यानी वो कंपनी अपनी रहेंगी, ये कंपनी अपनी रहेंगी, लेकिन उस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, देखो, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज when such person has already direct or indirect control over another enterprise, engage in production, distribution or trading of similar or identical or substitutable goods or provision of similar, identical or substitutable service। इसको पेरेंटल कंट्रोल बोलते हैं, यानी कैसे कि इधर देखो एसबीआई है, एसबीआई का काम क्या है, बैंकिंग का काम है उसका। इधर एक पर्सन है, मालूम है आप लोगों को, फारूक, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते, ये फारूक के पास एसबीआई के ऑलरेडी 90% शेयर्स है, यानी ही हैज कंट्रोल ओवर एसबीआई विच इज इनटू बैंकिंग बिजनेस। नाउ फारूक इज ऑल्सो गोइंग टू एक्वायर 75% शेयर्स ऑफ HDFC. HDFC is also into banking business. तो इसका जो बिजनेस है और इसका बिजनेस वो क्या है, आइडेंटिकल, सिमिलर या सब्सटीट्यूटेबल, तीन वर्ड उन्होंने यूज किए, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूटेबल। ले दे के मतलब एक ही जैसा होता है, सिमिलर यानी कि थोड़ा वाइडर कैटेगरी हो जाता है, आइडेंटिकल यानी एग्जैक्टली सेम, सिमिलर यानी कि उसके ही जैसा, आइडेंटिकल यानी वही के वही, सेम, एंड सब्सटीट्यूटेबल मीन्स इसको बदले उस सर्विस को अपन ले सकते हैं, इसके बदले वो लिया जा सकता है, उसको कहते हैं सब्सटीट्यूटेबल। सिमिलरली दो एयरलाइंस, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूटेबल। लेकिन एक कंपनी है, जैसे ये बैंकिंग कंपनी है, और एक उधर एलआईसी है, तो मेरे पास एसबीआई भी है, मेरे पास एलआईसी के भी, एलआईसी को टेक ओवर कर लिया, तो दोनों को सब्सटीट्यूटेबल कहेंगे क्या, नहीं, दे आर इनटू डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस। एक बैंक है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग हो गए। हालांकि कुछ कुछ पॉइंट्स उनके सेम रहते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट दोनों करती है वो सेम है, लेकिन टोटली डिफरेंट है ना। सब्सटीट्यूटेबल है क्या बैंक और लाइफ इंश्योरेंस, नो नो नो, दे आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है। या फिर आप प्रोडक्ट्स में अगर देखो तो मैं क्या बताऊं आपको कि ये कंपनी जो प्लास्टिक बनाती है वो भी एक कंपनी जो प्लास्टिक ही बनाती है, तो उन दोनों को अपन मानेंगे सेम लाइन, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूटेबल गुड्स, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूटेबल सर्विस, ठीक है। तो ये देखो, ये कौन है, फारूक। फारूक क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, क्या एक्वायर कर रहा है, कंट्रोल। तो पर्सन कौन है, फारूक। व्हाट इज ही डूइंग, एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज, दैट इज HDFC। व्हेन सच पर्सन यानी फारूक हैज ऑलरेडी, फारूक के पास ऑलरेडी क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर दिस एंटरप्राइज, इस एंटरप्राइज का कंट्रोल ऑलरेडी उसके पास है, और अब वो एक दूसरे एंटरप्राइज का भी कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। कौन से एंटरप्राइज का, जिसके गुड्स या सर्विस इस एंटरप्राइज के गुड्स या सर्विस से आइडेंटिकल है, सिमिलर है या सब्सटीट्यूटेबल है।
यानी इनडायरेक्टली क्या होगा कि दोनों मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे, और दोनों जब मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे तो मैं कंपटीशन को खत्म कर दूंगा। मैं बिजनेस को इस तरह से चलाऊंगा कि कंपटीशन खत्म हो जाए। सिंपल है ना। इफ, अब इफ के बाद जो ये पॉइंट है 1 और 2, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ये कॉपी पेस्ट है, जो 1 में देखे वही इसमें है। देखो, द एंटरप्राइज over which the control has been acquired along with the enterprise which the acquirer already has direct and indirect control, यानी SBI और HDFC का jointly देखा जाएगा। SBI और HDFC का jointly देखेंगे। assets 2000 करोड़, turnover 6000 करोड़, सिर्फ इंडिया में है तो, और अगर इंडिया के बाहर दोनों जगह है तो फिर वही assets 1 बिलियन से ज्यादा $, जिसमें इंडिया में 1000 करोड़ होना चाहिए, एंड टर्नओवर 3 बिलियन $, से ज्यादा, जिसमें इंडिया में 3000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो फिर उसको कॉम्बिनेशन मानेंगे, और सारा जो इसके अंदर कंट्रोल है एक्ट के अंदर, कंपटीशन कमीशन से अप्रूवल वगैरह वो लगेगा। एंड सेकेंडली ग्रुप, फिर खानदान, यानी फारूक हक किस खानदान को बिलोंग करता है वो देखो। फारूक हक जो एक्वायरर है, जिसका इसमें भी है जिसका इसमें भी है, तो फारूक हक किस ग्रुप का मेंबर है, और ये दोनों कौन से ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो वो ग्रुप का ओवरऑल टर्नओवर या एसेट्स को देखेंगे फिर अपन। तो वो दिया है। The group to which the enterprise whose control has been acquired or is being acquired would belong after the acquisition jointly have or would jointly have, ऑलरेडी है या ज्वाइन होने के बाद हो जाएगा। assets 8000 करोड़, टर्नओवर 24000 करोड़, assets 4 बिलियन USD, जिसमें 1000 करोड़ इंडिया में, टर्नओवर 12 बिलियन USD, जिसमें 3000 इंडिया में। ये फिगर सेम रहते हैं, दो बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिगर्स आर सेम एज द पॉइंट नंबर 1, सिर्फ नेचर ऑफ एक्विजिशन चेंज हो रहा है। पहले में क्या था, एक ने दूसरे को टेक ओवर किया, यहां क्या है कि एक आदमी है जिसके पास ये भी है और अब वो भी आ जाएगा, तो इसको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं। और तीसरे पॉइंट में है मर्जर और अमालगमेशन। तीसरे पॉइंट में मर्जर्स एंड अमालगमेशन, एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो रही है या दोनों कंपनी मिलके एक तीसरी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, एंटरप्राइज पहले वाला और दूसरे वाला मिलाकर, अमालगमेशन में जो अपन मिलाकर देखेंगे, द एंटरप्राइज रिमेनिंग आफ्टर मर्जर ऑफ द एंटरप्राइजेज और क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अमालगमेशन, यानी अमालगमेटेड कंपनी जो रहती है, तो ऑब्वियसली दोनों मिला के हो गई ना, पहले एक की दो थी मिला के एक बन गई, तो वो एक जो बन गई उसमें दोनों का मिलाकर ही आएंगे ना, ऐसे देखेंगे। एसेट्स ऑफ 2000 करोड़, टर्नओवर ऑफ 6000 करोड़, या 1 बिलियन जिसमें 1000 करोड़ इंडिया में, या टर्नओवर 3 बिलियन जिसमें 3000 इंडिया में। फिगर सेम रहते हैं। और फिर ग्रुप, उसी में ग्रुप, अमालगमेटेड कंपनी जिस ग्रुप को बिलोंग करेंगी, तो उस ग्रुप का टोटल टर्नओवर देखो, टोटल एसेट्स देखो, तो वही 8000, 24000, 4 बिलियन, 1000, 12 बिलियन, 3000 इंडिया में। इस तरह से देखना है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 6, 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स और तीनों में 2 2 2, तो 2 और 2 4 और 2 6, टोटल 6 ऑल्टरनेटिव्स है। देखो अब याद करने के लिए कितना आसान है, देखो फिगर्स आपको रटने का है। सिचुएशंस क्या क्या है मैं आपको बता दूं। पहले में क्या है, एक ने दूसरे को परचेज करना, एक्वायर द बिजनेस। दूसरे में क्या है, पेरेंटल एक्विजिशन, एक आदमी जिसके पास ये एंटरप्राइज भी है, उसी ने दूसरी एंटरप्राइज को टेक ओवर किया। और तीसरा है मर्जर, दोनों मर्ज हो गए और एक नई कंपनी बनाए। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, एसेट्स या टर्नओवर देखना है, या तो सिर्फ इंडिया में है तो इंडिया में, या इंडिया के बाहर, इंडिया दोनों में है तो फिर वो हिसाब से देखना है, 2 कॉलम्स। और ये 2 पॉइंट क्या देखना है, ये जो एक्वायरर है और एक्वायर्ड है इनका मिला के, या फिर ग्रुप, जिस ग्रुप को बिलोंग करेंगे उसका। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर ये सेक्शन लग जाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन मानेंगे, और फिर उसमें आगे का प्रोसीडिंग क्या होगा वो अभी अपन देखते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में दिया है कंट्रोल का मतलब क्या, ग्रुप का मतलब क्या,
तो ये पढ़ के रखो एक बार, कोई रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। कि कंट्रोल इंक्लूड्स कंट्रोलिंग द अफेयर्स और मैनेजमेंट बाय वन और मोर एंटरप्राइज ईदर जॉइंटली और सिंगली ओवर द अदर एंटरप्राइज और ग्रुप, और वन और मोर ग्रुप्स ईदर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर ग्रुप और एंटरप्राइज। कुछ खास समझ में इससे आने वाला नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एक बार पढ़ के रखो, बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ता है तब ये काम में आता है। एक ने दूसरे पे या दोनों मिलाकर या फिर ग्रुप, और ग्रुप का भी डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप? means two or more enterprise which directly or indirectly are in a position to exercise 26% or more of the voting rights in any other enterprise। यानी ये दो लोग मिलकर अगर किसी तीसरे का 26% कंट्रोल करते हैं तो ये दोनों को ग्रुप माना जाएगा। या अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बीओडी इन द अदर एंटरप्राइज। ये दो लोग हैं, ये मिलकर उस एंटरप्राइज में 50% से ज्यादा बीओडी को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैं और अंबानी, हम दोनों मिलके रिलायंस में 50% ज्यादा बीओडी अपॉइंट कर सकते, तो मैं और अंबानी क्या बन गया? एक ग्रुप। एग्जाम्पल है। या फिर कंट्रोल द मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। और फिर तीसरा पॉइंट दिया है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स जो देखेंगे तो वो लेटेस्ट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देखा जाएगा। shall be determined taking the book value of the assets as shown in the audited books। यानी ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यूज अपीयर कर रहे हैं उसको अपन देखेंगे। इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द मर्जर एक्विजिशन टेक्स प्लेस, है ना, as reduced by depreciation, and the value of assets shall include the brand value, goodwill, copyright, patent, फिर वो सब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह है वो सबको भी इंक्लूड करेंगे। टेंजिबल इंटेंजिबल सारे एसेट्स को देखा जाएगा। और आखिरी में दिया एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 5, तो उसमें दिया है क्वांटम बेस्ड एग्जेम्पशन। पहले कि एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड फॉर 5 years टू एंटरप्राइज हैविंग टोटल एसेट्स इन इंडिया लेस देन 350 crores और टोटल टर्नओवर इन इंडिया लेस देन 1000 crores। And group exemption, group exercising less than 50% voting rights in other enterprise is exempted for 5 years। ये कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ देने का, पढ़ने का नहीं दिया है, just ignore it। फिर सीधा आ जाओ सेक्शन 6, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन को डिफाइन तो कर दिया, अब उसको रेगुलेट कैसे करेंगे देखो। तो वहां लिखा है कि नो पर्सन or enterprise shall enter into combination which causes or is likely to cause appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, and such a combination shall be void। एक तो आप कॉम्बिनेशन मत करो, और अगर करते भी हो तो इट विल बी void। फॉर एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं दिमाग में डालने के लिए कि इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एंड जेट एयरवेज चारों डिसाइड करते हैं कि हम अमालगमेट हो जाते हैं, तो उसको ये सेक्शन लगेगा। और अगर आप देखो ये चारों मेन प्लेयर्स अगर अमालगमेट हो जाए तो इट विल डेफिनेटली हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, है ना, तो फिर उसको अपन यहां कंसीडर करेंगे। अब एक जमाने में वो था, कौन सा था, ये सहारा वालों का एयरलाइंस, और वो मर्ज हुआ था जेट के अंदर, तो फिर उसको जेट कनेक्ट करके उन्होंने नाम दिया था। तो सहारा एयरलाइंस मर्ज्ड विद जेट, तो वो ठीक है, वहां पे उस वक्त अलाउ किया था क्योंकि उससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका मार्केट शेयर जो था वो बहुत कम था। उस जमाने में एयर इंडिया का ही मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था और जेट और सहारा का मिलाकर कुछ खास नहीं था। तो अगर वो मर्ज हो भी जाए तो उससे ओवरऑल कॉम्पिटिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज की तारीख में अगर देखो तो अगर ये चार एयरलाइंस मर्ज हो तो उनके पास मेजर मार्केट शेयर, मे बी मोर देन 60-70% मार्केट शेयर, 80% भी हो सकता है। तो ये लोग अगर मर्ज हो जाए तो देन डेफिनेटली इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट। फिर देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन इन 1, एनी पर्सन और एंटरप्राइज हु और विच proposes to enter into a combination shall give notice। तो अगर आपको लगता है
कि अमालगमेशन करना है और आपको ये भी लग रहा है कि हम ये टर्नओवर के ऊपर वाले लोग हैं, यानी हम इस सेक्शन में कवर्ड है, तो फिर आपको क्या करना है कि अमालगमेशन करने के पहले एक एप्लीकेशन देना होगा कंपटीशन कमीशन को, यानी बेसिकली उनसे एनओसी लेना है। कमीशन अगर आपको कहेगा कि ठीक है जाके अमालगमेट कर लो, वी डोंट थिंक इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, तो फिर जाके अपन करेंगे। Shall give notice to the commission in prescribed form along with the prescribed fee, disclosing the details of the proposed combination within 30 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation referred to under 5C by the board of directors of the enterprises concerned. जैसे amalgamation की बात है तो दोनों जो board of directors है वो पहले अपने अपनी मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे। वैसे अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनल तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके फिर कोर्ट का परमिशन लगता है अमालगमेशन, वो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 391 टू 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट, याद है आपको। तो वो पूरा अभी सीन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल डिस्कस हुआ है, तो उसके 30 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन करने की है। या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन रिफर्ड टू इन 5A और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल अंडर 5B, कंट्रोल अपन एक्वायर किया या एसेट्स एक्वायर किए तो उसके 30 दिन के अंदर अपने को एप्लीकेशन करने का। फिर लिखता है कि नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट अंटिल 210 डेज हैव पास्ड फ्रॉम द डे ऑन विच द नोटिस हैज बीन गिवन टू द कमीशन और द कमीशन हैज पास्ड इट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। तो अभी 31 पे अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्डर कैसे आता है। तो कहने का मतलब है कि 210 दिन का टाइम है कमीशन के पास इन्वेस्टिगेशन करने का, तब तक आपका जो डिसीजन है अमालगमेशन मर्जर का ये अबेयंस में रहेगा, यानी कि सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है, वो फोर्स में नहीं आएगा। और अगर उन्होंने उसके पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दिया केस, तो फिर उसके बाद अगर वो डिसाइड करेंगे कि ठीक है अमालगमेशन इज गुड, गो, इफ नॉट देन यू कैन नॉट डू इट। Then commission shall after receipt of the notice deal with such notice in accordance with provisions of 29, 30 and 31. तो ये उसके इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस है, अपन देखेंगे अभी। The provisions of this section shall not apply to share subscription or financing facility or any acquisition by a public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund pursuant to any covenant of a loan agreement or investment agreement। हाँ, तो सबसेक्शन 4 में एक्सेप्शन दिया है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग वगैरह जो होता है उसमें तो मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास जाते ना, वेंचर कैपिटल फंडिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग या FII को इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी कंपनी में, तो वो इस सेक्शन के बाहर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो सकता है। Then such public financial institution या foreign institutional investor या bank या venture capital fund shall within 7 days from the date of acquisition file in the prescribed form with the commission the details of acquisition including control, the circumstances for exercise of such control and the consequence of default arising out of such loan agreement or investment agreement as the case may be। तो इनको बस एक डिक्लेरेशन दे देना है कि हमने एग्रीमेंट क्या किया है कंपनी के साथ और इसमें कंट्रोल किसके पास रहेगा, और अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है लोन में तो फिर कंट्रोल किसके पास रहेगा। फिर चलो इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन। अब इंक्वायरी कैसे होगी देखो, तो वहां लिखा है कमीशन में अपॉन इट्स ओन नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ओन नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन अंडर 5A और 5B और 5C, 3 क्लॉजेस है ABC, inquire into whether such a combination has caused or likely to cause appreciable adverse effect on competition in India, provided that the commission shall not initiate any inquiry after expiry of 1 year from the date on which the combination has taken effect। जो भी इंक्वायरी करना है वो 1 साल के अंदर शुरू कर देना है। कौन सा? स्यूमोटो केस, दिस इज स्यूमोटो केस, बाजू में लिख दो स्यूमोटो। स्यूमोटो ने कि खुद से जो करना चाहता है वो, तो वो 1 साल के अंदर कर सकता है, उसके बाद टाइम बाहर हो जाएगा।
Then commission shall on receipt of notice under section 6.2 यानी जहां हमने खुद ने एप्लीकेशन दिया है, हम कॉम्बिनेशन करने वाले थे, हमने एप्लीकेशन दिया था ना, फिर 210 दिन का टाइम था उसके पास, तो जब हम एप्लीकेशन करेंगे तब कमीशन को इंक्वायरी करना ही पड़ेगा, देन इट इज कंपल्सरी फॉर देम, तो इसलिए वर्ड लिखा है शैल. Inquire whether a combination referred to in that notice or reference has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India. वो इंक्वायरी करेंगे. Notwithstanding anything contained in 5, the central government shall, on the expiry of a period of 2 years from the date of commencement of this act and thereafter every 2 years, in consultation with Commission by notification, enhance or reduce on the basis of wholesale price index or fluctuations in exchange rate of rupees the value of assets or turnover for the purpose of that section. तो ये अपन ने देखा था ना सबसेक्शन 5 में, अभी जो टर्नओवर्स देखे अपन ने, तो ये टर्नओवर्स जो है या एसेट्स की वैल्यू, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, हर 2 साल में उसको चेंज किए जा सकते हैं, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. वो तो ठीक है, वो कोई एग्जाम में नहीं आने वाला. तो अभी जैसे था 500 बिलियन एंड 500 करोड़, तो वो सबको चेंज कर सकते हैं. जैसा अभी अपने को लग रहा है कि ये अच्छी कंपनी है, बड़ी बड़ी, थोड़े सालों के बाद क्या होगा कि 500 बिलियन तो सब नॉर्मल हो जाएंगे, आपके पास मेरे पास आने लग जाएंगे, तो फिर इसको बढ़ा के 5000 करेंगे, फिर कभी 10,000 करेंगे, देखते हैं कितना होता है. तो हर 2-2 साल में उनको रिवाइज करने का पावर है. फिर आगे चलो. फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग वेदर अ कॉम्बिनेशन वुड हैव द इफेक्ट और लाइकली टू हैव इफेक्ट appreciable adverse effect on competition, the commission shall have due regard to all or any of the following factors. तो फिर से आगे फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड होगा कि एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है. क्या क्या देखेंगे? एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट, इंपोर्ट का भी एक मार्केट होता है ना, तो वो कितना है वो भी देखा जाएगा. देन एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मार्केट, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर इन द मार्केट. काउंटरवेलिंग पावर यानी कि ये 2 लोग मिल गए तो क्या हुआ, जो बाकी प्लेयर्स है वो उसको काउंटरवेल कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो गेयर अप एंड कम इनटू कंपटीशन. तो अगर ऐसा है तो फिर अपन नहीं रोकेंगे कॉम्बिनेशन को. देन लाइकलीहुड that the combination would result in the parties to combination being able to significantly and substantially increase prices or profit margin. क्या ये possible है? Important point है. Likelihood of increase in profit margin. Combination के बाद profit margin को increase कर सकेंगे, price को बढ़ा सकेंगे, ये possibility है क्या? Then extent of effective competition likely to sustain in the market. इन सब के मिल जाने के बाद कितना कंपटीशन मार्केट में रहेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जेट का जब अमेलगमेशन हुआ था किसके साथ, ये नहीं उसका सहारा का जेट के साथ हुआ था, सहारा एयरलाइंस करके था, तो उसका अमेलगमेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे कोई कंपटीशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी उतने स्ट्रांग है या स्ट्रॉन्गर है, तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर ये 4 हो जाए, या एक बार वो डेक्कन का भी हुआ था किंगफिशर के साथ, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई रोक टोक नहीं लगाया. क्यों? डेक्कन वाज अ वेरी स्मॉल प्लेयर एंड व्हेन इट गॉट अमैलगमेटेड विद किंगफिशर इट वाज ओके. बाकी प्लेयर्स काफी सारे थे मार्केट में, तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला था. लेकिन अगर टॉप प्लेयर्स अमैलगमेट हो जाए, 50-60% उनके पास मार्केट शेयर आ जाए इकट्ठा, तो देन द गवर्नमेंट विल थिंक ऑफ इंटरफियरिंग. तो कितना कंपटीशन बचेगा वो भी अपने को देखना पड़ेगा. सस्टेन इन द मार्केट. देन एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल और आर लाइकली टू बी अवेलेबल. सब्स्टिट्यूट कौन कौन है और कौन कौन आने वाले हैं लाइकली. देन मार्केट शेयर इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ द पर्सन्स, मार्केट शेयर देखा जाएगा, मार्केट शेयर अंडरलाइन कर लो, इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ द पर्सन्स और एंटरप्राइज इन कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअली और एज अ कॉम्बिनेशन, अलग अलग उनका शेयर कितना था और कॉम्बिनेशन बनने के बाद कितना रहेगा.
then likelihood that the combination would result in the removal of a vigorous and effective competitor or competitors in the market. यानी इन दोनों के मिल जाने से क्या कोई तीसरा कॉम्पिटिटर बाहर हो जाएगा क्या? Will he go out of business? ये भी देखा जाएगा. जो विगरस एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटर था वो अब नहीं रहेगा मार्केट में, ऐसा हो सकता है क्या? Then nature and extent of vertical integration in the market. वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना है मैंने आपको बताया. वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी कि जैसे कोल से लेकर के आयरन और स्टील सब आप ही बनाते हो. देन पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग बिजनेस, क्या कोई बिजनेस डूब जाएगा. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन हैम्पर नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे अपन. देन रिलेटिव एडवांटेज बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी अपन ने देखा इसके पहले वाले में सेम है. And whether the benefits of combination outweigh the adverse impact of combination, ये भी एक important point है. देखो कॉम्बिनेशन के बेनिफिट्स भी तो हो सकते हैं ना, कि अगर दो कॉम्पिटिटर्स है तो वो मारामारी कर रहे हैं. मारामारी करने में क्या है कि दोनों एक दिन डूब जाएंगे. जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्राइसेस को कम से कम करते जाते हैं, और ऐसा भी होगा कि एक दिन दोनों के दोनों आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे. दोनों इतने लॉस में जाएंगे कि they will not be able to sustain those losses and will be out of business. तो कॉम्बिनेशन करने से कम क्या होगा कि आपस की जो राइवलरी है वो खत्म होंगी, अननेसेसरी खर्चे जो है वो खत्म होंगे. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड दिस एंड दैट यू हैव टू डू टू अट्रैक्ट द कस्टमर, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब एक हो जाएगा. तो वी कैन सस्टेन इन द मार्केट एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू कंज्यूमर्स. वी कैन गिव गुड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स. ये भी हो सकता है. तो ये उसके बेनिफिट्स भी है. हाँ, कंपटीशन पे असर होगा, ये डिसएडवांटेज है, लेकिन बेनिफिट्स भी तो है. तो कमीशन ये भी देखेगा कि जो एडवांटेजेस है वो आउटवे कर रहे हैं क्या, यानी वो ज्यादा है क्या एज कंपेयर टू अफेक्ट ऑन कंपटीशन. इफ दैट इज सो इट विल बी अलाउड. करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो प्रोसीजर देखते क्या है. Where the commission is of prima facie opinion that combination likely to cause or has caused appreciable adverse effect on competition, it shall issue a notice to show cause to the parties. तो सबको show cause notice आएगा, SCN लिख दो बाजू में, show cause notice. Calling upon them to respond within 30 days of the receipt of the notice as to why the investigation should not be conducted. After receipt of the response, the commission may call for a report from DG. फिर से डीजी को अपॉइंट करेंगे, उससे रिपोर्ट बुलवाएंगे, फिर डीजी अपना इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी. देन लिखा है कि कमीशन इफ इट इज ऑफ प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट कॉम्बिनेशन हैज और इज लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल इफेक्ट, इट शैल विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टीज और द रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ डीजी, whichever is later, direct the parties to the said combination to publish details, underline ka to publish details of combination within 10 working days in such manner as it thinks appropriate for bringing the combination to the knowledge or information of the public. तो कमीशन उनको कहेगा कि आप जो आपका अमालगमेशन हुआ है उसका नोटिस डालो न्यूज़पेपर में, और पब्लिक के ऊपर क्या असर होने वाला है वो उसके अंदर लिखो. Then commission may invite any person or members of the public affected or likely to be affected to file his written objections. तो ये पब्लिक नोटिस आएगा, ये कंपनीज खुद डालेंगी पब्लिक नोटिस कि हमने ऐसा अमालगमेशन किया है और उसका यही असर होने वाला है. फिर ये कॉम्पिटिशन कमीशन क्या करता है कि वो इनवाइट करता है पब्लिक को कि देखो जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है वो आके अपने ऑब्जेक्शन फाइल करो. तो पब्लिक इंटरेस्ट भी देखा जाता है. ये पब्लिक से ऑब्जेक्शन बुलवाएंगे विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग. तो जिस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा उसके 15 दिनों के अंदर पब्लिक से ऑब्जेक्शन बुलाएंगे. देन पब्लिक से ऑब्जेक्शन आ गए सब, उसके 15 दिनों के अंदर विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अंडर सबसेक्शन 3, call for such additional or other information
as it may deem fit from the parties to the said combination. Further information बुलाएंगे. The additional or the information called for by the commission shall be furnished by the parties. उनको furnish करना पड़ेगा within next 15 days. तो सब जगह 15 का combination है. Then after receipt of all information and within a period of 45 working days from the expiry of time under subsection 5, the commission shall proceed to deal with the case in accordance with the provisions of 31. फिर उस पे सुनवाई होगी, केस आगे बढ़ेगा. तो अब कौन कौन लोग ज्वाइन हो गए? देखो, पार्टीज तो है ही, प्लस पब्लिक भी इसके अंदर ज्वाइन हो गई है एज पार्टीज टू दी अपील. फिर प्रोसीजर इन केस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, जो अपन ने खुद ने फाइल किया हुआ है केस, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखो. Where any person or enterprise has given notice under 6(2), the commission shall examine such notice and form its prima facie opinion and proceed as per the contained in section 29, जो अपन ने देखा. अब देखो 31 में ऑर्डर क्या आएगा? Where the commission is of the opinion that any combination does not or is not likely to have an appreciable adverse effect, it shall by order approve that combination. Simple. अगर कमीशन को लगता है कि इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला तो अप्रूव कर देंगे, जाओ जाके शादी करो, आई मीन टू से अमालगमेशन करो. And where the commission is of the opinion that combination has or is likely to have an adverse effect, it shall direct that the combination shall not take effect. Simple. Then where the commission is of the opinion that combination has likely to have an appreciable adverse effect, but such adverse effect can be eliminated by suitable modification to such combination, it may propose appropriate modification. अगर कमीशन को लगता है कि एकदम ही खत्म करने की जरूरत नहीं है, करने दो उनको अमालगमेशन, लेकिन अगर हम कोई क्लॉज निकाल दे उसके अंदर से तो फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर मॉडिफाई कर देंगे. एग्रीमेंट कैन बी मॉडिफाइड. Instead of totally cancelling, it can be modified. Then parties who accept the modification. अब मैटर ये आएगा कि पार्टीज मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करती है क्या? कमीशन ने तो कहा मॉडिफाई करो, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं मॉडिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं है, इससे तो अपन नहीं करेंगे, तो ठीक है मत करो. तो वह लिखा है द पार्टीज हु एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कमीशन शैल कैरी आउट द मॉडिफिकेशन, and the parties to combination who have accepted the modification fail to carry out the modification within the period specified by commission, such combination shall be deemed to have an appreciable adverse effect and the commission will deal with it. और आगे लिखता है कि if the parties to the combination do not accept the modification proposed by commission, such parties may within 30 working days proposed by the commission submit amendment to the modification proposed by the commission under that subsection. तो आप अपना अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हो, यानी कि कमीशन ने कहा कि इस तरह से मॉडिफाई करो, तो तुम कहते हो कि नहीं हम इस तरह से नहीं, हम उस तरह से मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा चेंज, तो ठीक है तुम तुम्हारा अमेंडमेंट प्रपोज करो. फिर कमीशन एग्री करेगा या नहीं करेगा, दो बातें होंगी. तो लिखा है इफ द कमीशन एग्रीज विद द अमेंडमेंट सबमिटेड बाय द पार्टीज, इट शैल बाय ऑर्डर अप्रूव द कॉम्बिनेशन विद दोज मॉडिफिकेशंस. And if the commission does not accept your amendments, then the party shall be allowed to a further period of 30 working days within which such party shall accept the modification proposed by the commission. तो कमीशन वापस भेज देगा, नहीं नहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा, यानी कोई अमेंडमेंट नहीं चलेगा, जो हमने बोला है मॉडिफाई करो करना पड़ेगा. तो फिर उन लोगों के पास 30 दिन का समय है डिसाइड करने का कि अब क्या करने का. If the parties fail to accept the modifications proposed by the commission within 30 working days or within a further period of 30 working days as if for 28, यानी ओरिजिनल 30 या फिर अमेंडमेंट के बाद और 30, the combination shall be deemed to have an appreciable adverse effect and the commission will deal with it, यानी कि उसको बंद करेंगे. फिर लिखता है कि where the commission has directed under subsection 2 that the combination shall not take effect or the combination is deemed to have appreciable adverse effect under subsection 9, जो ऊपर अभी देखा अपन ने, then without prejudice to any penalty
which may be imposed. कमीशन में ऑर्डर दैट, यानी पेनल्टी तो लगाएंगे, साथ में कमीशन ये सब भी ऑर्डर कर सकता है. क्या? द एक्विजिशन, द एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल और द मर्जर अमालगमेशन शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट टू, यानी जो स्टेटस को लगा देगा कि जो पुरानी पोजीशन थी उस पर वापस आ जाओ, सब अलग अलग हो जाओ. Provided that the commission may, if it considers appropriate, frame a scheme to implement its order under this subsection. यानी जो मर्जर हुआ है तो उसको वापस से डीमर्जर करेंगे, जो एक्विजिशन हुआ है उसको वापस करेंगे, शेयर्स को वापस करेंगे. और आखिरी में कहता है कि if the commission does not on the expiry of a period of 54 को काट दो 210 days, 210 days का टाइम था उनके पास, कमीशन के पास डिसाइड करने का 210 डेज का टाइम रहता है. उसमें अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर क्या होगा? पास एन ऑर्डर, डज नॉट पास एन ऑर्डर और इशू डायरेक्शन, देन द कॉम्बिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन. 210 दिन तक आप लोगों को इंतजार करना है एप्लीकेशन करने के बाद, और अगर कुछ नहीं हुआ इट इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड. और वहां लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द पीरियड ऑफ 210 डेज, 55 को काट दो, 210 दिन का जो टाइम हम देखेंगे, द पीरियड ऑफ 30 वर्किंग डेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 6 एंड अ फर्दर पीरियड अंडर 8 शैल बी एक्सक्लूडेड. ये जो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करने का 30 दिन दिया, फिर उन्होंने अमेंडमेंट लाए, फिर कमीशन ने कहा नहीं अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर डिसाइड करो, तो ये 30 और 30 जो 60 दिन का टाइम होता है ना, उसको अपन 210 दिन में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि उतना टाइम एक्सटेंड किया जाएगा. Then where any extension of time is sought by the parties to the combination, the period of 90 working days shall be reckoned from the after deducting the extended time granted for the request of the parties. वो तो ठीक है, कोई काम का नहीं है. Then where the commission has ordered a combination to be void, the acquisition or acquiring of control or merger amalgamation shall be dealt with by the authorities under any other law for the time in force, जैसे ROC of company वगैरह, तो वो सब फिर इसको वापस से चेंज करेंगे as if कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, had not taken place. और आखिरी में कहता है कि नथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर शैल अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और विच में बी इनिशिएटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, यानी बाकी जो लॉ के प्रोसीडिंग्स है उसको ये ओवरराइड नहीं करता, वो सब अपने रहेंगे, ये अपना है. फिर और एक सेक्शन उसके रिलेशन में ही है, तो वो भी देख लेते अपन. एक्ट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एन इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया, यानी कॉम्पिटिशन इंडिया में असर होगा अगर कुछ चीज बाहर होगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स का दिया था. कौन मेजर प्लेयर्स है? कोका कोला यानी कोक कंपनी एंड पेप्सी. तो कोक और पेप्सी का यूएस में अगर अमालगमेशन हो जाए, देखो इनका इंडिया में कुछ नहीं, ये जो कंपनी है यूएस की है, तो यूएस में अगर इनका अमालगमेशन हो तो उससे क्या होगा? इंडियन मार्केट पे भी तो असर होगा ना, तो उसमें सेक्शन 32 लगता है. क्या कहता है? देखो, कमीशन शैल नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन एग्रीमेंट रिफर्ड टू अंडर 3 हैज बीन एंटर्ड आउटसाइड इंडिया, इसमें एग्रीमेंट भी आ गए 3 वाले, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, और एनी पार्टी टू सच एग्रीमेंट इज आउटसाइड इंडिया, or any enterprise abusing the dominant position is outside India like Microsoft, or a combination has taken place outside India, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेप्सी एंड कोक, or any party to combination is outside India, यानी माइक्रोसॉफ्ट एंड इन्फोसिस गेट अमालगमेट जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन में, or any other matter or practice or action arising out of such agreement or dominant position or combination is outside India, have power, यहां से कंटिन्यू होता है, कमीशन have power to inquire in accordance with these sections जो अपन देख चुके, abuse सब or is likely to have effect on the competition, and pass such orders as it may deem fit in accordance with the provisions of this act.
यानी फॉरेन पार्टीज के अगेंस्ट भी यहां पे ऑर्डर आ सकता है एज फार एज देयर इंडियन बिजनेस इज कंसर्न. देन पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर्स. ये जब इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं 3, 4, 5 के, तो इंटरिम ऑर्डर ने स्टे ऑर्डर वगैरह लगाने का पावर रहता है, इंजंक्शन, स्टे, तो वो लगा सकते हैं वो, अंटिल कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी एंड द फाइनल ऑर्डर. और आखिरी में है अपीयरेंस बिफोर कमीशन 35. कौन अपीयर कर सकता है? तुम्हारा केस चल रहा है तो तुम्हारे बदौलत कौन जा सकता है? सिंपल है, अपीयर इन पर्सन or authorize one or more chartered accountants or company secretaries or cost accountants or legal practitioners or officers to represent before the commission. वो सिंपल पॉइंट है, तुम अपने सीए को भेज सकते हो. लेकिन आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, प्रैक्टिस की एक ऑप्शन है. यू कैन टेक योर क्लाइंट्स केस एंड गो टू द कॉम्पिटिशन कमीशन. तो यहां फिर अपन एक ब्रेक लेंगे और फिर इसके बाद के जो सेक्शन है वो पूरा एक लेक्चर देखेंगे, जिसमें सिंपल है कॉम्पिटिशन कमीशन कैसे बनता है, पूरा प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस है, फिर अपील कैसे होती है, तो वो सब अपन देखेंगे. तो यहां तक इसका मेजर था, जो क्रक्स था लॉ, वो अपन ने देखा. अब ये लास्ट लेक्चर देखेंगे शॉर्ट में फटाक से. ये क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ दिस